काला पानी, यातना द्वीप, अंडमान, नाम लेते ही सहसा अनेक चित्र उभरने लगते हैं, दुख के, दर्द के, विवशता के, निराशा के। किंतु इन धुंधले चित्रों के उस पार आशा के भी कुछ चित्र हैं, घोर संघर्षों के और अपनी आज़ादी, अपनी स्वाधीनता के लिए मर मिटने के भी। घोर संघर्षों के और अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी के लिए मर मिटने के भी। कहाँ है यह काला द्वीप, यह नरक लोक जिसे आज़ादी के दीवानों ने एक तीर्थ लोक में बदल दिया था? कहाँ है यह काला द्वीप, वह नरक लोक जिसे आज़ादी के दीवानों ने एक तीर्थ लोक में बदल दिया था? कलकत्ता से 1225 किलोमीटर और मद्रास से 1191 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में शहतूत के आकार का एक द्वीप समूह है। उत्तर दक्षिण की ओर बिखरा हुआ कुल मिलाकर 343 द्वीप हैं। इन द्वीपों का नाम क्यों काला पानी पड़ा? इन द्वीपों का नाम क्यों काला पानी पड़ा? इस प्रश्न पर अनेक मत हैं, किंतु कुछ विशेषज्ञों की राय है कि इन द्वीपों में प्रातः वर्ष भर बारिश होती रहती है। काले काले बादलों से आसमान घिरा रहता है, जिनके प्रतिबिंब के कारण समुद्र का जल भी श्यामा वर्ण का लगता है। संभवतः इसीलिए इन्हें काला पानी नाम से जाना जाने लगा। संभवतः इसीलिए इन्हें काला पानी नाम से जाना जाने लगा। किंतु कालांतर में काला पानी कष्टमय स्थान का पर्याय बन गया, यातना भूमि का पर्याय बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में उन दिनों सागर विज्ञान का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था कप्तान आर्चिबाल्ड ब्लेयर। कॉर्नवालिस ने उससे बातचीत की। वह 1788 का वर्ष था जब अंडमान को बसाने की नीति तय की गई। कप्तान ब्लेयर का जहाज 28 सितंबर 1789 को चाथम द्वीप पहुंचा। अपने साथ वह काफ़ी मात्रा में खाद्य सामग्री ले गया था ताकि 6 महीने या साल भर भी इस द्वीप में रुकना पड़ा तो कोई असुविधा न हो। हाँ, खाद्य सामग्री के साथ साथ अपने साथ वह जहाज पर लादकर एक तोप भी लाया था। जैसे ही उसके जहाज ने चाथम द्वीप के किनारे लंगर डाला, ब्लेयर जहाज से उतरा। उसने सबसे पहला काम किया कि तोप एक स्थान पर लगा दी। अंडमान को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का यह पहला उपहार था। अपने साथ वह कुछ मजदूरों को भी लाया था। करीब 1 वर्ष बाद 1790 में लगभग 200 मजदूर कलकत्ता से लाए गए। इनका प्रमुख काम था जंगल काटना ताकि खेती योग्य भूमि तैयार की जा सके। 22 नवंबर 1794 को बंगाल से 50 कैदी यहाँ लाए गए सजा काटने तथा काम करने के लिए, परंतु यहाँ का वातावरण इतना खराब था कि 1 वर्ष भी अभी बीता नहीं था कि सारे के सारे कैदी मर गए। इस प्रकार आर्चिबाल्ड ब्लेयर का यह अभियान तो सफल नहीं हो पाया, परंतु अंडमान द्वीप समूह के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम पोर्ट ब्लेयर अवश्य पड़ गया। वर्ष 1858 में लगभग 800 कैदी यहाँ लाए गए थे, परंतु बहुत से बीमार हो गए और बहुत से कैदी मर गए। कुछ कैदियों ने भागने का भी प्रयास किया, परंतु उन्हें पकड़कर वापस लाकर फांसी पर झुला दिया गया। इस प्रकार कुल 320 कैदी मौत के मुंह में ढकेल दिए गए। पक्के कैद खाने तो बने नहीं थे, इसलिए पशुओं की तरह सबको अलग अलग बाड़ों में रखा गया था। कैदियों की इस बस्ती में बर्मा, मलाया, सिंगापुर आदि स्थानों से भी खूंखार कैदी भेजे जाने लगे। उन दिनों बर्मा भारत का ही एक प्रांत था, लंका भी।
धीरे धीरे राजनीतिक बंदियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। कहा जाता है कि सुविख्यात शायर मिर्जा गालिब के गहरे दोस्त मौलाना अल्लामा खैराबादी तथा 1857 के सैनिक विद्रोह के अग्रणी नेता मौलाना लियाकत अली को भी काला पानी की सजाएं दी गई थीं। वे दोनों अपने ज़माने के अच्छे विद्वान थे, शायरी में भी कुछ कुछ दखल रखते थे। काला पानी की यह सज़ा उनके लिए बड़ी कष्टकर रही। यहाँ आते ही दोनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी दुखद मृत्यु इसी निर्वासन में हुई थी। पोर्ट ब्लेयर में बसाए गए अधिकांश कैदी हत्यारे थे। उनके साथ ही राजनीतिक बंदियों को भी यातनाएं देने के लिए रख दिया गया। यह दोहरा कष्ट राजनीतिक कैदियों के लिए बड़ा भारी रहा। जेल में जितने सरकारी कर्मचारी थे उनमें अधिकांश पठान या बलूच थे, जो कैदियों पर जुल्म ढाने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे। अंग्रेजों का उद्देश्य जहां कैदियों को सजा देना था, वहां उनसे पूरा काम लेकर इन बीहड़ वनों को आबाद कराना भी था। इसलिए उन्होंने नियम बना दिया था कि केवल उन्हीं कैदियों को यहाँ भेजा जाए जिनकी उम्र 18 साल से कम तथा 40 साल से अधिक नहीं हो। काला पानी भेजने से पहले उनकी पूरी की पूरी शारीरिक परीक्षा अनिवार्य थी। नए तरुण कैदियों को बॉयज़ गैंग में रखा जाता था। जिनकी उम्र 18 साल से 20 साल के बीच हो, उन्हें ही यहाँ स्थान मिलता। पुरुष ही नहीं, महिला कैदियों को भी काला पानी भेजा जाने लगा। मई 1864 तक बंदियों की संख्या 6,995 तक पहुंच गई थी। सन 1872 में एक नया कानून बना। इसके अनुसार आजन्म कारावास भुगतने वाले कैदियों को 20-25 वर्ष की सजा के पश्चात मुक्त किया जा सकता था। वर्षों तक सभी कैदी बाहर ही रहते थे, घास फूस की झोपड़ियों में। किंतु बाद में एक पक्की जेल बनाने की योजना तैयार हुई, जो 1905 में पूरी हुई। इसी कुख्यात जेल का नाम रखा गया सेल्यूलर जेल। इस जेल में 800 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई। 3 मंजिलें, 7 कतारें, हर कतार में लगभग 100 कोठरियाँ, बीचों बीच एक ऊंचा टावर जिसमें बैठा अकेला संतरी 7 कतारों के कैदियों की चौकसी आसानी से कर सकता था। इस विशेष प्रकार से बनाई गई जेल में कैदियों का बाहर निकलकर भागना कठिन ही नहीं, एक तरह से असंभव भी था। जेल में ही एक फांसी घर भी बनाया गया। बाद में जब कैदियों की संख्या बढ़ने लगी तो सेल्यूलर जेल के समीप एक और जेल बनाया गया। इसका नाम एसोसिएटेड जेल रखा गया, जिसमें 500 कैदी रखे जा सकते थे। यह जेल किशोरों के लिए थी। महिला कैदियों के लिए कुछ दूरी पर एक तीसरी जेल बनाई गई। हर कैदी को प्रतिदिन 9 घंटे कठोर काम करना अनिवार्य था। हर कैदी को वर्ष में एक ही पत्र मिलता था और केवल एक ही पत्र इस अवधि में उसे भेजने की अनुमति थी। यदि अधिकारी चाहें तो इस सुविधा से भी उन्हें वंचित कर सकते थे। बाद में धीरे धीरे नियमों में कुछ सुधार हुए। भूतपूर्व कैदियों को कालांतर में अपने परिवार यहाँ लाने की भी सुविधा दी गई। कर्नल बीडन के समय में केरल के मालाबार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 1920 में 1400 मोपला मुसलमानों को काला पानी की सजा हुई थी। सन 1926 तक लगभग 200 मोपला परिवार यहाँ बसा दिए गए थे। कैदियों की यहाँ कैसी दुर्दशा थी, इसकी कल्पना भी संभव नहीं। इस जेल में रोज कुछ न कुछ
दिल दहला देने वाली घटना घटते ही रहती थी। इस जेल में रोज कुछ न कुछ दिल दहला देने वाली घटना घटते ही रहती थी। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।